गांधी जी महात्मा थे, इतना ही हमारे लोगों को मालूम है, बाकी कुछ पता है नहीं है। गांधी जी महात्मा थे, इतना ही हमारे लोगों को मालूम है। जब कोई बात कही जाती है, अरे क्या कह रहे हैं, वो तो महात्मा थे, ऐसा थोड़ी करते थे, ऐसा करते होते तो फिर महात्मा क्यों होते। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि इतना ही समझ में आता हमारे लोगों को, राजनीति समझ में नहीं आती। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए और गोखले को गुरु बनाया, गोखले को गुरु बनाया गांधी जी ने, तो गोखले ने गांधी जी को कहा, सक्रिय राजनीति पर आपके ऊपर 2 साल तक मैं पाबंदी लगाता। अब गुरु का आदेश, गोखले ने गांधी जी पर पाबंदी लगाई कि 2 साल तक आप सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने गोखले को पूछा, अपने गुरु को पूछा, फिर मैं क्या करूं? कहा, भारत भ्रमण करो, क्योंकि तुम बहुत साल तक विदेश में साउथ अफ्रीका में रहे हो, तुम भारत को नहीं जानते हो। भारत का नेतृत्व करने के पहले भारत को जानना जरूरी होगा, तो तुम भारत भ्रमण करो सारे देश भर में। तो गांधी जी सारे देश भर में भारत भ्रमण करने के लिए निकले। निकलने के बाद उनको एक रहस्य का पता चला कि भारत की प्रजा नेताओं को कम मानती है और साधु और महात्माओं को ज्यादा मानती है। ये रहस्य गांधी जी को मालूम हो। तो गांधी जी ने सोचा कि बनना तो नेता है, मगर दिखाना होगा कि मैं साधु। बनना तो नेता है, मगर दिखाना होगा कि मैं साधु। तो क्या करना होगा? तो गांधी जी बैरिस्टर थे, कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं। तो उन्होंने महात्मा बनने के लिए बहुत सिंपल तरीका अपनाया। वो बैरिस्टर थे तो कोट पैंट टाई वगैरह पहनते थे, सारे उनकी फोटोग्राफ मेरे पास है। तो भारत में उन्होंने कोट पैंट और टाई बांधने के बजाय उन्होंने क्या किया, कमर के ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया, और जो धोती पहनते थे वो धोती आधी पहनते यहां, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांव देहात में जो लोग हैं वो धोती पूरी यहां तक नहीं पहनते, तो वो आधी पहनते हैं। वो उसी तरह का डुप्लीकेट करते हुए गांधी जी ने कहा, ऐसा करेंगे तो लोगों के मन में सवाल पैदा होगा, इतना बड़ा बैरिस्टर आदमी कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डाल रहा है, धोती भी आधी पहन रहा है, जरूर कोई रहस्य होगा, ये आदमी जरूर कोई महान आत्मा होगा। क्योंकि सारे अनपढ़ लोग, सारे गवार लोग हमारे, तो हमारे लोगों ने गांधी जी को महात्मा किसी ने नहीं कहा। जानते हो, ज्योतिराव फुले को बॉम्बे में बुलाकर लाखों लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी दी। आप कोई बता सकता गांधी जी को कोई लाख लोग इकट्ठा हो गए और उनको महात्मा बनाया? है किसी के पास कोई जानकारी है? किसी के पास कोई जानकारी नहीं? मेरे पास है ना। ज्योतिराव फुले को तो बॉम्बे में बुलाकर लाखों लोग इकट्ठा होकर उनको पदवी दी। गांधी जी को ऐसी कोई पदवी नहीं दी। जो बनिया लोगों ने अखबार शुरू किए थे, उन अखबार वालों ने जब कमर के ऊपर कपड़ा नहीं डाला और आधी धोती पहनना शुरू कर दिया, तब वो अखबार वालों ने उनको साधु और महात्मा लिखना शुरू कर दिया। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, हो गए महात्मा। उन्होंने महात्मा का या साधु का जिंदगी में कोई काम नहीं किया, काम नेतागिरी का करते रहे। गांधी जी का चरित्र पढ़ो, गांधी जी का जीवन संघर्ष पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। डेली सवेरे से उठकर सोते तक राजनीति करते थे और नेतागिरी करते थे, और जिंदगी भर कभी भी साधु का काम जो होते हैं ना, साधु के भी तो काम होते हैं, वो काम कभी नहीं किया। तो इसलिए गांधी जी ने ये रहस्य जाना कि अगर देश में नेतृत्व करना है तो दिखाना होगा साधु हूं,
और करना होगा नेतृत्व। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का जो गांधी जी को समर्थन मिला वो धोखाधड़ी के तहत समर्थन मिला, क्योंकि हम लोग आम लोग जो है बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो इसी तरह के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे कि साधु को मानने वाले लोग थे, महात्माओं को मानने वाले लोग थे। उन्होंने माना ये तो साधु है तो महात्मा है, तो मान करके काम किया। तो जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भारत का विभाजन हो जाए मगर इनको अधिकार नहीं देंगे, भारत के टुकड़े हो जाए इनको अधिकार नहीं देंगे। जिन लोगों की ये सोच वो फिर ओबीसी के बारे में भी सोचेंगे, जिनकी अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में ये सोचो उनकी सोच ओबीसी के बारे में भी होगी। तो ओबीसी के बारे में उन्होंने सोचा कि इनको तो देश में एससी एसटी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान देकर पाकिस्तान भेज देंगे, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, जो ओबीसी के लोग हैं उनको हिंदू बनाकर ब्राह्मणों का गुलाम बना देंगे, क्योंकि हिंदू नाम का तो कोई धर्म है ही नहीं है। पाटिल, हिंदू नाम का कोई धर्म है? ब्राह्मण को पूछो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है बगैर वेरिफिकेशन की चीजें मानते रहते हैं। वेरिफिकेशन समझते हो? अंग्रेजी का शब्द है। वेरिफिकेशन का मतलब है सही गलत की छानबीन करने के बाद मानना है या नहीं मानना है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। हम लोगों को ऐसी कोई आदत तो है नहीं कि हम वेरिफिकेशन करने के बाद माने या ना माने। तो ओबीसी के अभी सिंपल प्रयोग करके बता दो, आप पता चले। ब्राह्मण को पूछो, क्या पूछो? हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। पंडित जी तो बताएंगे वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता बताएंगे। ब्राह्मण बताया। दूसरा सवाल पूछो, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से है ये सवाल पूछा था, आपने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताया। पंडित जी तो पंडित जी जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? आपको समझ में आए इसलिए बता रहा, दोनों ये कही है। मगर हम गधों को तो पता नहीं है ना, दोनों ये कही है, हम गधों को तो पता नहीं है। तो हमको मालूम हो इसीलिए तो बता रहा हूं, प्रयोग करके समझा रहा हूं। अगर उसका असली नाम ब्राह्मण धर्म ही है तो ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का काम क्यों कर रहा है? ब्राह्मण धर्म के नाम पर ही ब्राह्मण धर्म का प्रचार करता। मान थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण अगर ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण के नाम पर ही प्रचार करता कि ये ब्राह्मण धर्म ही है, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग क्या कहते हैं मालूम? तुम्हारा है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। जादव साहब अलग चल, ब्राह्मण धर्म है, तुम्हारा है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना है। हमारे लोग ऐसा बोलेंगे एससी एसटी ओबीसी के। ब्राह्मणों को समझ में आया है साले ब्राह्मण धर्म के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को गधा नहीं बनाया जा सकता, गधा तो बनाना है। क्यों? हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। कल तो हम केवल अपने धर्म ग्रंथ में लिख कर कह देते थे हम सबके ऊपर है, अभी आम्बेडकर ने लिख दिया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। जिन लोगों को हमने थम्सअप बनाया, थम्सअप समझ में आता? थम्सअप कोल्ड ड्रिंक नहीं, आप समझते हो अरे कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है वामन में, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं। अंगूठा टेक
बनाया। ब्राह्मण लोग, अरे इनको तो हमने अंगूठा टेक बनाया। गांव में जब कोई पटवारी कोई कागज पर साइन लेने के लिए आता है ना, पटवारी आता है ना, तो पटवारी पूछता है, पाटिल साहब कागज है, दे सही दे। उसका जो बेटा स्कूल में पढ़ता रहता है ना, पाटिल साहब, वो इशारे से पटवारी को बोलता है, अरे बैल है बैल। बैल समजतं? ग्रामीण भागामध्ये बैल म्हणजे वृषभ राशीचा। बैल म्हणजे अनाडी, अनपढ। ग्रामीण भागामध्ये अशिक्षित माणसाला बैल सुद्धा म्हटलं जातं। मी खेड्यातला माणूस आहे, मला सर्व शब्दकोश माहित आहे। आणि अपघाताने चायला शहरात आलो। अपघात काय झालाय? ग्रॅज्युएट झालो, ग्रॅज्युएटला कामच नाही गावात, चायला शहरात आला। इस तरह से हो गया, अपघात से आ गया। तो आपको समझ में समझा, क्योंकि मैं भाषण नहीं करता हूं। हमारे लोगों को क्या समझ में नहीं आता है वो मुझे समझ में आता है। देखो जानो, बहुत खास बात बताता हूं, मैं भाषण नहीं करता। हमारे लोगों को क्या समझ में नहीं आता है वो मुझे समझ में आता है, और वही समझाने का काम मैं करता हूं। तो आधारण से साधारण जो आदमी है उसको मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि मैं भाषण नहीं करता, मैं समझाने का काम करता हूं। तो इस तरह से ये जो हम लोगों के साथ में होता है, धोखाधड़ी होती है या हो रही है, कई सालों से हो रही है, हजारों सालों से हो रही है, तो हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। गांव देहात में पटवारी सही करने के लिए आता है, पाटिल साहब को पूछता है, पाटिल साहब द्या सही। तो पाटिल साहब क्या म्हणते? लावा शाही है। पाटिल साहब द्या सही। पाटिल साहब क्या म्हणते? लावा शाही। स्टैंप होता है वहां ऐसा ऐसा करने वाला। ये देखी हुई बात है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, किताबी बातें नहीं बता रहा हूं। तो इस तरह से हमारे जो लोग हैं, ये इन लोगों को उन्होंने सोचा कि अनुसूचित मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे देंगे, SC ST को आजाद भारत में सेपरेट लोकरेट नहीं देंगे, और जो OBC के लोग रहेंगे उनको हिंदू बनाएंगे, अर्थात ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखेंगे। और जिन्होंने ये निर्णय किया कि OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखेंगे, तो तुम लोगों की गिनती करेंगे। अरे भाई, गिनती करोगे तो फिर तो तुम्हारे अधिकार संख्या के अनुपात में बन जाएंगे। तुम्हारी संख्या तुम्हें पता चलेगी, तुम्हारे पढ़े लिखे कितने वो पता चलेगा, तुम्हारे अधिकारी कितने वो पता चलेगा, बहुत सब कुछ आपको पता चलेगा। और जब पता चलेगा तो जागृति बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी तो हक अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हो। ये बात इसलिए नहीं कर रहे, जानवरों की करते हैं मगर OBC की नहीं करते। दूसरी एक और बात है, हम जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, SC ST OBC के, वो सारे के सारे बिन पेंदे के लोटे, बिन पेंदे के लोटे। मैं देहाती आदमी हूं, गंड्यागड़ू नाम है क्या? गंड्यागड़ू है, गंड्यागड़ू ग्रामीण भाग में ऐसा लोटा होता है। जादव सर आधुनिक है,
त्याच्यात पाणी दिल्यानंतर जमीन शोधावं लागतं त्याला कुठं ठेवायचं, पण त्याला बुडच बूड शोधावं लागते. जमिनीत बूड असेल तर त्या गडूमध्ये बूड राहते, नाही तर त्याचा स्वतःचा बूडच नाही. तो हमारे लोगों की समस्या यह है कि हम बिन पेंदे के लोटे हैं. बिन पेंदे के लोटे क्यों कह रहा हूं? जिनका पेंदा होता है उसका कोई न कोई विचार होता है. जिसका पेंदा होता है उसका कोई न कोई विचार होता है, और जिसका विचार होता है वो सोचता है ये गलत है, ये सही है, गलत का साथ नहीं दूंगा, सही का साथ दूंगा. जिसका पेंदा होता है वो ऐसा करता है. साला पेंदा ही नहीं है तो क्या कर लेगा? भेड़ बकरियों की तरह, जैसे भेड़ बकरियां करती रहती है वैसे करता रहेगा. तो ये सारे हमारे सारे समाज की एक समस्या है, और ये समस्या का जब तक आप समाधान नहीं करोगे, केवल कहते रहोगे हमारे 52% लोग हैं, हमारी गिनती करो गिनती करो गिनती करो. अरे मगर बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो. बीमारी का इलाज करना पड़ेगा ना. बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? बीमारी का इलाज करना होगा. बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो बीमारी तो बरकरार रहेगी. जब बीमारी बरकरार रहेगी तो समाधान कैसे होगा? तो इसलिए बीमारी को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को, हमारे पुरखे क्या कहते थे ज्योतिराफले, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इन लोगों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए. बोलते पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए तो इनको गलत सही की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी. गलत सही की थोड़ी समझ आ जाएगी. तो हम लोग बिन पेंदे के लोटे हैं. तो जब तक हम पेंदा तैयार नहीं करते, किसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए, किसी विचार को आधार बनाते हुए जब तक हम कोई संगठन नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा पेंदा तैयार नहीं हो सकता और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती. न्याय तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई नहीं हो सकती. न्याय तो सुनवाई के बाद होता है, सुनवाई नहीं हो सकती. ये हो रहा है. मैं 19 साल की उम्र का था, गांव का रहने वाला आदमी हूं. 19 साल, अभी मेरा 64 उम्र पूरी हो गई है, और 4-5 दिन और ज्यादा हो गए हैं, 65 साल इतना. 19 साल की उम्र से हमने ये सोचा, हमको ये लगा कि हाँ, हमारे लोगों की संगठित शक्ति होनी चाहिए. बड़ा काम दुनिया में, भारत में नहीं, सारी दुनिया में कहीं पर भी कोई बड़ा काम हुआ, कोई बड़ा बदलाव हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, संगठित शक्ति के बल पर हुआ. कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि बड़ा परिवर्तन अपने आप हो. कोई उदाहरण दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलेगा. इसलिए 19 साल की उम्र से अभी 45 साल तक संगठन बनाने का काम किया लगातार, और आज इतना बड़ा संगठन हो गया 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में. बड़ा संगठन, इतने साल लगातार कोशिश करने से, और ये इतना बड़ा संगठन, इसकी संगठित शक्ति का प्रभाव देखो कितना है. आपको काल्पनिक नहीं, अब प्रैक्टिकल उदाहरण देके बता.
5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद हो गया। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। रिकॉर्डेड बात, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। और नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है मालूम है? कितना अकड़ू है? साल हो गया किसान दिल्ली के आसपास बैठे हुए, सुन नहीं रहा। अभी भी अनाउंस किया कि कानून रद्द करेंगे, मगर सुना नहीं। फिर आपके समझ में नहीं है? किसानों को बुलाता, अब तुम इतने दिन से बैठे हुए हो, आ जाओ भाई चाय पियो, तुम्हारे साथ सलाह मशवरा करके तुम्हारे सामने ही घोषित कर देता हूं, रद्द कर दिया। किया नहीं, किया नहीं, अपने से किया अलग। इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, इतनी सदाशयता नहीं दिखाई कि ये बैठे हुए दुखी लोगों को बुलाए, उनसे बात करे, बात करके घोषित करे, उनके आंदोलन को भी श्रेय दे दे। हाँ भाई तुम लोगों ने ऐसा करने की वजह नहीं। उसमें भी क्या किया है? मैंने बनाया, मैं ही रद्द कर रहा हूं। अकड़ जो है वैसी की वैसी ही है। उस अकड़ वाले आदमी को हमने भारत बंद करके 13 पॉइंट रोस्टर रद्द करने के लिए कहा, संविधान संशोधन करना पड़ा और संविधान में सुधार करके ये लागू करना पड़ा। हमने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा नहीं तो 1 इंच झुकाया, ज्यादा नहीं 1 इंच। रिकॉर्डेड बात, संगठित शक्ति के बल पर बता रहा हूं। 29 जनवरी 2020 को, उसके पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके मंत्रिमंडल के लोग डेली सीए 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 डेली साले बोलते। डेली अखबार में, एक ही अखबार में 10 खबरें होती थी, लड़े होती कि नहीं? अभी सीए का सुनते, सीए का सुनने को आता कुछ है? आता सीए कुछ सुनने को आता? 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया सीए के विरोध में, और मुसलमान भाइयों ने भी सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया और पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। उसके दूसरे दिन से सीए बंद, बोलना ही बंद हो गया। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने बहुत खास बात बता रहा आप लोगों को, पूछा अमित शाह जी आपने पार्लियामेंट में घोषित किया था सीए सारे देश भर में लागू करेंगे, कहां तक तैयारी आई? विरोधी पार्टी के लोगों ने पूछा। भारत बंद होने के बाद अमित शाह को लगा साला मैंने ही घोषित किया था पार्लियामेंट में, अब कौन से मुंह से पीछे लिया करके बोलूं। किशन रेड्डी को बुलाया, जो आंध्र प्रदेश का स्टेट होम मिनिस्टर था, उसका डेपुटी, उसको बुलाया। रेड्डी तू बोल ले, मेरी तो साली वैसे ही चली गई है हवा। वामन मेश्राम ने पूंगी बजा दिया मेरी। तो किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। विरोधी पार्टी ने क्या पूछा? ये लागू करने के लिए तैयारी कहां तक आ गई? तो किशन रेड्डी ने जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, विचार करेंगे तो वामन में जरा इधर है ना।
दोबारा भारत बंद करने के लिए मुझे 15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है, ज्यादा नहीं बनाना पड़ता। और जब मैं भारत बंद का वीडियो बनाता हूं 15 मिनट का, तो बनाने के बाद सोशल मीडिया में डाल देता हूं, डालने के बाद सोने को चला जाता हूं। मैं सोते रहता हूं और सारे देश भर के लोग जाग जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर मैं उसके तरफ देखता नहीं, क्योंकि 45 साल तक फिर मैं सोया नहीं था। संगठित शक्ति के बल पर क्या किया जा सकता है, मैं काल्पनिक बात आपको नहीं बता रहा। अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए जनवरी के अंदर भारत बंद होगा। भारत बंद होगा, भारत बंद करके दिखाएंगे भारत बंद कैसे होता है, और फिर उनको पता चलेगा कि देश का ओबीसी प्रधानमंत्री है मगर वो गिनती नहीं कर रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री है मगर गिनती नहीं कर रहा है। इसका एक अर्थ है। अर्थ क्या है? सत्ता उसके हाथ में नहीं है। यदि उसके हाथ में सत्ता होती तो फैसला करता। नरेंद्र मोदी is not a real Prime Minister of India, he is a nominated Prime Minister of India. वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ आपको मालूम नहीं होगा नॉमिनेटेड का क्या है। ये शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली बार यूज किया था, वहां से मैंने लिया नॉमिनेटेड। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इसका हिंदी में मराठी में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये जो है प्रधानमंत्री हा बामणाचा ठेवलेला प्रधानमंत्री। मालूम है, मुझे मालूम है। मैं जब बोलता हूं तो पंडित को मालूम है वामन मेश्राम को बोलने से रोकने वाली कोई ताकत नहीं है भारत में। कोई ब्राह्मण तो दूर की बात है, कोई ब्रह्मा वामन मेश्राम को रोक नहीं लगा सकता। अच्छा, ब्रह्मा क्यों नहीं रोक लगा सकता पता है आपको? हमारे लोगों को कुछ पता नहीं है भाई, पता नहीं। देखो, ब्रह्मा, अभी आपका वोटर कार्ड होता है तो वोटर कार्ड बनाने वाला क्या है? एड्रेस है क्या? तुम्हारा एड्रेस है? तुम कहां रहते हो? अब ब्रह्मा को पूछो, बताओ तुम्हारा एड्रेस कहां है? जब एड्रेस ही नहीं है तो वोटर कार्ड बनेगा ब्रह्मा का? भारत के संविधान के अनुसार जिसका वोटर कार्ड है वो तो कुछ बनाने और बिगाड़ने वाला है। अब जिसका कोई वोटर कार्ड ही नहीं है, न वो बना सकता है न बिगाड़ सकता है। भारत का संविधान क्या कहता है वो बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। जिसके पास वोटर कार्ड है वो या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। वो या तो कैंडिडेट को गिरा सकता है या तो जितवा सकता है। जो जीतेगा वो कानून बनाएगा, जो हार जाएगा वो हार जाएगा। जिसका वोटर कार्ड होगा, और वोटर कार्ड उसका होगा जिसका एड्रेस होगा। ब्रह्मा का कोई एड्रेस तो है नहीं, पोस्टल एड्रेस समझते हो ना, इसलिए बता रहा। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि इस देश में आप निर्णायक हो, आप डिसाइडिंग हो, आप फैसले करने वाले हो गए हो, पता ही नहीं है। हमारे लोग को 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दे दिया कि तुम हो मुस्तकबिल निर्धारित करने वाले लोग। तुम देश का मुस्तकबिल, देश का भविष्य निर्धारित करने का ये पावर मैं दे रहा हूं तुम्हारे पास। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा।